नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और मैं हूं श्रुति शर्मा। और आज खुश खबरी है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब लागू हो जाएंगी। जी हां, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपए आने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही स्लोडाउन के शिकार रियलिटी सेक्टर को भी इससे बूस्ट मिलेगा। जी हां, दरअसल वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए घर खरीदने के लिए मिलने वाली रकम की सीमा 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। यानी कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए काफी सस्ती दर पर 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे हाउसिंग सेक्टर को जोरदार बूस्ट मिलेगा। माना जा रहा है कि कर्मचारियों को एरियर के तौर पर मोटी रकम मिलेगी। ऐसे में कर्मचारी इसका इस्तेमाल मकान की डाउन पेमेंट के लिए कर सकते हैं और सस्ती दर पर सरकार से लोन लेकर घर खरीद सकते हैं। और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से आपको बता दें कि इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपए आने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने हाउसिंग अलाउंस बढ़ाने की सिफारिश मान ली है और आपको बता दें कि हाउसिंग अलाउंस 7.5 लाख रुपए से बढ़कर अब 25 लाख हो गया है। सरकारी कर्मचारियों को अब सस्ती ब्याज दर भी मिलेगी और केंद्रीय कर्मचारी घर खरीदने के लिए 25 लाख तक का लोन ले सकेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि हाउसिंग सेक्टर में स्लो डाउन क्यों हो रहा था इतने लंबे समय से, और कारण अभी देख लेते हैं। पहला कारण यह है कि फंड की कमी के चलते मुश्किल में डेवलपर्स हैं। फंड नहीं आ रहा था तो डेवलपर्स काफी मुश्किल में थे। बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री पर रफ्तार नहीं हो रही थी, रफ्तार पे रोक लगी हुई थी, सीधे तौर पे कारण फंड्स की वजह से ही। और फंड्स की कमी के चलते ही प्रोजेक्ट्स में देरी भी हो रही थी। प्रोजेक्ट्स में फंड्स नहीं आ रहे थे और इसी के चलते काफी देरी से प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे थे। प्रोजेक्ट्स में देरी के चलते ग्राहक आगे नहीं आ रहे थे। यही कारण था कि एक तरह से लिंक्ड है सारी चीजें। फंड्स नहीं आ रहे थे, प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे और साथ ही साथ ग्राहक इसी वजह से अब आगे नहीं आ पा रहे थे। बहरहाल ललित टेकचंदानी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं शो पे। ललित, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब मंजूर हो गई हैं और लोन की जो रकम है वो भी 7.5 लाख रुपए से अब 25 लाख हो गई है, तो किस तरह से इस खबर को देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, जहां अब माना जा रहा है कि काफी बूस्ट मिलेगा? नहीं, देखिए, ये तो बड़ी ही पॉजिटिव न्यूज़ है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। जो सेक्टर जो इस हालात से गुजर रहा था, कोई लिक्विडिटी का कहीं पे नामो निशान नहीं था, तो ऐसी खबर आना और ऐसी खबर की इम्प्लीमेंटेशन की भी जो डेट उन्होंने तय की है वो भी एक पॉजिटिव है कि इतना कोई लंबा इसके पीरियड नहीं है। तो ये बड़ी ही पॉजिटिव एक रियल एस्टेट के लिए है। इससे जो हमारे पास जो एक लिक्विडिटी का जो क्राइसिस था वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होता नजर आता है। क्योंकि देखिए, ये जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, इनका सबका जो मेजर एक साइकोलॉजिकल होता है कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, तो रियल एस्टेट इनकी पहली चॉइस होती है। तो इन सब चीज़ों के बाद जो ये कमीशन में जो तय हुआ है, इन सब के बाद तो सबसे पहले इनकी जो आती है आपका रियल एस्टेट सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वो अप्रिशिएट भी ज़्यादा करती है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहती है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से देखा जाए वो सेफ्टी पॉइंट तो एकदम हट गया था, बिकॉज जो कमिटमेंट से जो बिल्डर्स इधर उधर हुए, लेकिन उसका भी रीज़न ये था कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी। अब इसके चलते हुए ये जो लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, आई थिंक इसका एक यूसेज एक डिफाइन करना चाहिए पूरी रियल एस्टेट लॉबी को कि अगर ये फंड रियल एस्टेट सेक्टर में इनफ्लो होता है, कैसे होता है, इसका आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। बिकॉज पहले फंड जो आए थे रियल एस्टेट में, उन्हीं का मिस अप्रोप्रिएट यूज हुआ और उसके चक्कर में ये पूरा का पूरा जो रियल एस्टेट सेक्टर है कहीं ना कहीं इसका पूरा ठप्पा बैठ गया था। इनफ्लक्स की बात करें, फंड्स इनफ्लक्स की, तो आपको क्या लग रहा है फिलहाल कितना समय लगेगा इस पूरे इनफ्लो को आने के लिए, फंड्स के लिए? देखिए, इसके अंदर दो चीजें, एक तो सेंटीमेंट्स, एक सेंटीमेंट्स जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आज के मार्केट में। जो हम देख रहे हैं कि सेंटीमेंट्स
मैं कहूँगा -100% हैं, तो कहीं भी फेवरेबल नहीं है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। तो सेंटीमेंट बूस्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डेवलपर्स को कहीं ना कहीं इंतजाम करके एक जो उनकी जो छवि खराब हो गई थी, जो डेंट उनको पड़ा था, कहीं ना कहीं उसको रिकवर करना पड़ेगा पहले। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, आपके एरियर्स में पैसे रिलीज होंगे एक एम्प्लॉय को या कुछ भी होगा, तो आज की डेट में एम्प्लॉय बहुत एक जो बायर है वो बहुत सतर्क है। तो वो 10 तरीके के एस्पेक्ट्स उनके दिमाग में आते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, कल को ये बिल्डिंग ही ना बने या घर ही ना बने तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और उसके लिए यही है कि आपको कंस्ट्रक्शन पे फोकस करके आपका जो फंड आ रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, आप उस पे स्टिक रहे और फंड मिसमैनेजमेंट ना होने दे, ये की रहेगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब ये तो बात हुई कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपर्स की बात करें तो इस खबर से उनका क्या रिएक्शन है? अगर आप सुबह से ही इस खबर पे हम बने हुए हैं, आप भी जानते हैं, आप उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं उस पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, तो वहां से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए, डेवलपर्स के पास इस समय उम्मीद के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो कोई भी ऐसी न्यूज़ आती थी जिसके अंदर हम रेपो रेट भी देखते थे कम होता था, तो डेवलपर्स बड़े एक्साइटेड हो जाते थे। तो उन सब न्यूज़ को अगर मैं एक तरफ रखूं और इस न्यूज़ को कंपेयर करूं उनसे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेप है, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। इससे जो रियल एस्टेट जो डेवलपर्स की लॉबी है, दे आर वेरी अपबीट, उनको बहुत ही उम्मीद है इससे। देखिए, प्रॉब्लम सारी घूम फिर के वही थी कि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। मार्केट में लिक्विडिटी आएगी तो सबका काम चलेगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, हालांकि उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन आप रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, आप उसको देखेंगे, एक मैसिव कंट्रीब्यूशन है। तो रियल एस्टेट जब चलता है तो आप देखेंगे सारी इंडस्ट्री चलती है, सारा एक जो मनी की रोटेशन होती है वो रोटेशन मार्केट में आती है। तो पॉजिटिव है, काफी उम्मीदें हैं इस पे कमीशन को लेके, और होपफुली अगर उनके जो काम करने के तरीके हैं वो सही रहेंगे तो नेचुरली इसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो एक सेगमेंट है, वो आप ये मत देखिए कि लग्जरी सेगमेंट में जाएगा या एकदम ही, आप एक मिडिल इनकम, एक जो मिडिल हाउसिंग होती है, आप उस पर अगर ज्यादा फोकस करेंगे डेवलपर, तो काफी बेनिफिट रहेगा उनको। जी बिल्कुल। ललित टेकचंदानी हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बने हुए थे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल बता दें आपको कि केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी खुलने वाली है। जी हाँ, कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को, जैसे कि बताया हमने आपको, मंजूरी दे दी है, और इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में करीब 23.55% की बढ़ोतरी होगी। वहीं ग्रेच्युटी की लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा सिविल और डिफेंस फोर्सेस को एक्स ग्रोशिया मुआवजा 10 से 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 से 45 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बहुत जल्द चांदी होने जा रही है। बहुत जल्द केंद्रीय कर्मचारी मालामाल होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों पर मानसून की बौछार के साथ रुपयों की बारिश भी होगी। मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। पे और पेंशन के संबंध में जो रिकमेंडेशंस पे कमीशन की आई हैं, उन रिकमेंडेशंस को बाय एंड लार्ज सरकार ने स्वीकार किया है, और वो रिकमेंडेशन 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27% और महंगाई और दूसरे भत्तों को मिलाकर कुल 23.55% बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखाई है। इस आधार पर केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7,000 रुपए के बजाय 18,000 रुपए हो जाएगा। इसी तरह सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले यानी कैबिनेट सचिव का वेतन 90,000 रुपए के बजाय 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिलेगा, यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा। यह अभी साफ नहीं है कि एरियर टुकड़ों में मिलेगा या एक साथ मिलेगा। इसका सीधा असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित 7वें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केंद्र के 58 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को भी होगा। इनकी पेंशन में भी करीब 20% का इजाफा होगा, यानी अगर पेंशन 10,000 रुपए है और 125% डीए के बाद पेंशन 12,500 रुपए बनती है, तो 20% बढ़कर अगस्त से पेंशन 15,000 रुपए हो जाएगी। 7वें आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकार पर बोझ तो बढ़ेगा,
लेकिन उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट भी मिलेगा। वेतन आयोग की सिफारिशों पर अब अमल से खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बोझ पड़ेगा, यानी देश की जीडीपी पर 0.7% का बोझ बढ़ जाएगा। रिजर्व बैंक की माने तो सिस्टम में ज्यादा पैसा आने से महंगाई बढ़ेगी। हालांकि ज्यादा पैसा आने से बाजार में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर गुड्स और यहां तक कि घर की मांग बढ़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार और दूसरे संगठन के कर्मचारियों की भी तनख्वाह बढ़ती है। इसलिए उम्मीद है कि बाजार में कुल मांग 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। वहीं सरकार को इनकम टैक्स के तौर पर 30,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। सरकार में अभी आईएएस और गैर आईएएस अधिकारियों के बीच वेतन में समानता पर सहमति नहीं बनी है। इससे आगे ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें से टॉप लेवल कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि छोटे कर्मचारियों की सैलरी कम बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक टॉप लेवल कर्मचारियों की सैलरी 23.5% तक बढ़ेगी, जबकि डी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में सिर्फ 15% ही बढ़ सकेगी। और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्र कर्मचारी नाखुश हैं और 32 लाख कर्मचारियों से जुड़े सभी यूनियन ने 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इन 32 लाख कर्मचारियों में 11 लाख रेलवे के कर्मचारी हैं। इस हड़ताल में रेलवे की दोनों बड़ी यूनियन भी शामिल होगी। अगर ऐसा होता है तो ये 42 साल में पहली बार ऐसा होगा कि रेलवे में हड़ताल होगी। और रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के वादे के साथ सत्ता में आई बीजेपी की सरकार ने भारत में 24 घंटे तक बाजारों को खोलने का फैसला किया है। सरकार की दलील है कि इससे नौकरियों में इजाफा होगा, महिलाएं भी यहां काम कर सकेंगी और इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। भारत ऐसा पहला देश नहीं है जहां इस तरह की सुविधाएं होंगी। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पहले से ही बाजार 24 घंटे खुले होते हैं। लेकिन क्या भारत का इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर उन्हीं देशों के जैसा है? और क्या सरकार इस तरह का फैसला सचमुच बेरोजगारी कम करने देना और महिलाओं को सशक्त करने के लिए कर रही है? चौबीस घंटे खुलेंगी दुकानें। रेस्टोरेंट में 24/7 मिलेगा खाना। नौकरियों का खुलेगा पिटारा। अब 24 घंटे शॉपिंग का रास्ता खुल गया है। यानी अगर आपको दिन में शॉपिंग का वक्त नहीं मिल पाता तो अब ये काम आप रात में भी कर सकते हैं। कैबिनेट ने मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट बिल को मंजूरी दे दी है। इससे देश भर में दुकान, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट सहित दूसरे कमर्शियल संस्थानों को 24 घंटे खोलने का रास्ता साफ हो गया है। जिस एस्टैब्लिशमेंट में 10 से ज्यादा कर्मचारी होंगे वो 24 घंटे खुले रह सकते हैं। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स को साल भर और अपनी सुविधा के मुताबिक खोलने तथा बंद करने की अनुमति दी गई है। 24 घंटे खोलने के लिए लोकल अथॉरिटीज से अनुमति लेनी होगी। इस कानून में रात के वक्त उचित सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को नियुक्त करने की भी अनुमति होगी, लेकिन उन्हें कैब और अन्य सुविधाएं देना जरूरी होगा। इस कानून में राज्यों को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने की छूट होगी। इससे बिजनेस बढ़ने का पूरा उम्मीद है और कंज्यूमर्स के लिए इससे बहुत सुविधा हो जाएगा। और ये भी है कि इस मॉडल से अगर स्टेट्स ने इसको लागू किया हो तो फिर जो विमेन काम करते हैं, जो महिलाएं काम करते हैं रिटेल में, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि वे कभी सभी समय पर वे भी काम कर सकते हैं। उनके लिए भी जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उनका। जी बिजनेस ने सबसे पहले जनवरी में ही खबर दी थी कि सरकार जल्द ही ऐसा कानून लाने जा रही है। फिलहाल सिर्फ बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस सेक्टर की कंपनियों को 24 घंटे ऑपरेट करने की छूट है। दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति देकर सरकार देश में नौकरियों के मौके बढ़ाना चाहती है।
आलोक प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या को 29 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। इसकी जानकारी आज ईडी ने दी है। इसे लेकर ईडी ने कई राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन भी दिया है। ईडी आईडीबीआई बैंक द्वारा किंगफिशर एयरलाइंस को दिए 900 करोड़ रुपए के लोन की जांच कर रही है। आपको बता दें कि माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है और वो कर्ज चुकाए बिना विदेश भाग गए हैं। ईडी का कहना है कि अगर इस मुनादी के बाद भी माल्या पेश नहीं होते हैं तो उनकी और प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। ईडी पहले ही माल्या की 1,411 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। और सरकार ने 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिबरलाइजेशन को मंजूरी दे दी है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दूरसंचार विभाग जल्द ही 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिबरलाइजेशन के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा। इससे एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेलुलर को फायदा होगा। नई पॉलिसी आने से कंपनियां अपने 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का मनचाहा इस्तेमाल कर सकेंगी, यानी लिबरलाइजेशन के बाद स्पेक्ट्रम की शेयरिंग, ट्रेडिंग कर सकेगी। और इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चौखानी का कहना है कि भारतीय इकोनॉमी के फंडामेंटल काफी मजबूत हैं। अगले 3 साल में शेयर इंडेक्स के 70 से 75% तक बढ़ने की उम्मीद है। वहीं भारतीय बाजार फिलहाल जहां है उससे दोगुना तक पहुंचने की उम्मीद है। In a completely troubled world, India stands out as an island of growth and stability. और जो आज हमारी लीडरशिप भी है, दुनिया में सबसे जो मजबूत लीडरों में प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। तो जो होल्ड बैक था इंडिया के विषय में कि यहाँ ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जीएसटी भी नहीं कर पा रहे हैं, या सेंट्रल बैंक गवर्नर को नहीं रोक पा रहे हैं, या ग्रोथ एक्चुअली आ नहीं रहा है, पोटेंशियल है पर ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। आई थिंक वो सब इवेंट कल्मिनेट हो रहे हैं। जैसे आपने कहा जीएसटी, 7th पे कमीशन, मॉनसून, ऑल दीज आर फैक्टर्स विच विल एक्साइट पीपल कि ये मार्केट में ग्रोथ होगा। वी मस्ट कीप अ वॉचफुल आई कि दुनिया में क्या हो रहा है, मगर अपने फंडामेंटल एक्चुअली मजबूती से बढ़ रहे हैं। जो ये सिक्लिकल अपटर्न आएगा इंडिया में, वो होपफुली सेक्युलर बदल के इट्स वेरी लाइकली कि आज से 3 साल बाद अगर हम देखें तो इंडेक्स अर्निंग इटसेल्फ कुड हैव बीन 70-75% हायर देन वेयर वी आर टुडे, एंड विच वुड इम्प्लाई मार्केट कुड बी ऑलमोस्ट डबल इन 3 years from here. और अगले कुछ दिनों में अमूल के प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। कंपनी के एमडी आरएस सोढी के मुताबिक डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग में भारी इजाफा हो रहा है, लिहाजा प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं कंपनी विस्तार योजना पर भी काम कर रही है। पर आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अभी 2 साल से जो मार्केट में मंदी चल रही थी वो पूरी हो गई है। अभी डिमांड बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में हर रोज दूध और दूध के पैदाशों में भाव में तेजी आने की आशंका है। और हम हर साल तकरीबन 600 से 800 करोड़ नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगले 2-3 साल में हमारा तकरीबन 3,000 करोड़ हो जाएगा। अभी हम कानपुर और लखनऊ में 450 करोड़ खर्चा करके 2 नए मॉडर्न डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं जो 2 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। एक चीज़ का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट प्लांट है जो गुजरात में हमने लगाया 600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स में, वो भी अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा। और पोस्टल सेक्रेटरी एसके सिन्हा का कहना है कि वो मार्च 2017 तक पेमेंट बैंक की शुरुआत करेंगे। मार्च 2017 तक 50 ब्रांच के साथ पेमेंट बैंक की शुरुआत होगी, जबकि सितंबर 2017 तक 650 ब्रांच खोली जाएंगी। पेमेंट बैंक के बोर्ड का गठन 1 से 2 महीने में होगा और विभाग के पब्लिक सेक्टर बैंकों से सीई और सीओओ की मांग की है। एसके सिन्हा से खास बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। सर, पोस्टल बैंक को मंजूरी मिल चुकी है, तो कब तक हम इसकी शुरुआत देख सकते हैं? शुरुआत में कब तक आप 50 ब्रांचेज हम आपकी देख सकते हैं? इसकी शुरुआत हम लोग मार्च 2017 में उम्मीद करेंगे। मार्च 2017 में हम इसका फर्स्ट रोल आउट स्टार्ट करेंगे और पहले हम 50 ब्रांच लेंगे और सितंबर 2017 तक 650 ब्रांच जितने पूरे करने सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो खासतौर पे इसके बोर्ड की बात करूँ तो बोर्ड कंस्टिट्यूट होने में कितना वक्त लग जाएगा? बोर्ड 45 से 60 दिन के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक सूची हम लोगों ने बनाया है, उसको हम लोग शॉर्टलिस्ट करके उसका अप्रूवल कर देंगे और बाकी जो हैं वो तो इन हाउस रहेंगे, जैसे डाक विभाग के रहेंगे, कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग रहेंगे। तो 45 से 60 दिन के अंदर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। सीईओज के लिए भी आपने बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को चिट्ठी लिखी है, किस तरह से आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं उनसे? हम लोग एक्चुअली इसको क्या किए कि एक तो चूँकि सीईओ जो रहेंगे ये एसीसी अपॉइंटमेंट रहेगा, तो इसका एक जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है
वो रूट हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट में हमने लिखा है ये CMD जो बड़े बड़े बैंक हैं पब्लिक सेक्टर का, चूँकि ये बहुत ही जो है सो चैलेंजिंग टास्क है ये ब्रांच को सेटअप करना, और बहुत से सीनियर अधिकारी होंगे अभी पब्लिक सेक्टर बैंक में जिनको इस तरह का लगता होगा कि इस तरह का टास्क को लें, तो हमने लिखा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या बोर्ड लेवल के ऑफिसर जो विलिंग अगर हैं उनका नाम भेजें, उसके बाद हम लोग उस पर फैसला करेंगे। और रफ्तार के दीवानों के लिए जर्मन कार कंपनी पोर्शे ने अपनी स्पोर्ट्स कार 911 के 3 नए वेरिएंट उतारे हैं। इन मॉडल्स की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत है 1,42,00,000 रुपए से लेकर 2,81,00,000 रुपए के बीच। बेस वेरिएंट पोर्शे 911 कैरेरा की कीमत 1,42,00,000 रुपए है, जबकि टॉप एंड वेरिएंट पोर्शे 911 टर्बो एस की कीमत 2,81,00,000 रुपए है। इन वेरिएंट्स को पहले के मुकाबले ज्यादा शार्प लुक दिया गया है और पावरफुल भी बनाया गया है। तीनों वेरिएंट में पहले के मुकाबले ज्यादा गैजेट्स भी दिए गए हैं। बेसिक वेरिएंट में 3 लीटर पेट्रोल इंजन है, जबकि बाकी वेरिएंट्स में 3.8 लीटर पेट्रोल इंजन है। पोर्शे 911 कैरेरा 370 हॉर्स पावर के पावर देती है, जबकि कैरेरा एस 420 हॉर्स पावर और टर्बो एस 580 हॉर्स पावर की पावर देती है। तीनों ही कारों के टॉर्क में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। बेसिक वेरिएंट में 4.2 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि कैरेरा एस 3.9 सेकंड और टर्बो एस 2.9 सेकंड्स में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। और फिलहाल न्यूज 360 में मेरे साथ इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए जी बिजनेस।